नमस्ते। आज का डीप डाइव एक ऐसे विषय पर है जिसके बिना आज का भारत शायद होता ही नहीं। सोचिए जरा, 1947 भारत आजाद तो हुआ, लेकिन उसके साथ 562 से ज्यादा रियासतें भी आजाद हो गईं। हर राजा के पास विकल्प था, भारत में मिलो, पाकिस्तान में, या फिर अपना अलग देश बना लो। मतलब भारत के सैकड़ों टुकड़ों में बंट जाने का पूरा खतरा था, जिसे बाल्कनीकरण कहते हैं। और इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक शख्स पर आई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि पटेल सिर्फ लौह पुरुष नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार थे। तो चलिए इस डीप डाइव में देखते हैं कि पटेल ने गाजर और छड़ी की नीति का इस्तेमाल करके कैसे इन सैकड़ों रियासतों को भारत में मिलाया। हम कुछ सबसे नाटकीय किस्से देखेंगे। एक महाराजा जिसने पिस्तौल निकाल ली, एक नवाब जो अपनी बेगम को छोड़ गया पर कुत्तों को नहीं भूला, और एक ऑपरेशन जिसने भारत के दिल में बसे एक नासूर को हटाया। तो ये तो 562 अलग अलग पहेलियां थीं। कोई एक इंसान इसे सुलझाना शुरू करे तो करे कहाँ से? उनका पहला कदम ही सबसे शानदार था। उन्होंने वीपी मेनन के साथ मिलकर एक रियासती मंत्रालय बनाया। हाँ। और राजाओं के सामने एक बहुत ही सरल प्रस्ताव रखा, विलय पत्र। विलय पत्र? हाँ, उनसे उनकी पूरी सत्ता नहीं मांगी गई, सिर्फ 3 चीजें मांगी। अच्छा। रक्षा, विदेश मामले और संचार, बाकी सब कुछ उनका। ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। राजाओं को लगा कि उनकी इज्जत और अंदरूनी हुकूमत बची रहेगी। अच्छा, और यहीं पे वो मशहूर गाजर और छड़ी की नीति आती है ना? बिल्कुल। गाजर तो समझ में आती है, राजाओं को उनकी पदवी, संपत्ति और प्रिवी पर्स मतलब सालाना भत्ता देने का वादा। लेकिन ये छड़ी क्या थी? छड़ी कोई सीधी धमकी नहीं थी, बल्कि राजनीतिक हकीकत का आईना दिखाना था। पटेल और मेनन ने राजाओं को साफ साफ समझाया कि अगर विलय नहीं किया तो उनकी रियासतों में जो जन आंदोलन चल रहे हैं वो बेकाबू हो जाएंगे। हाँ, और तब भारत सरकार उनकी कोई मदद नहीं करेगी, उन्हें अपनी ही प्रजा के सामने अकेला छोड़ दिया जाएगा। तो ये रणनीति काम कर गई, लेकिन कुछ मामले तो जरूर पेचीदा रहे होंगे। जैसे जोधपुर का मामला, वो तो पाकिस्तान की सीमा पर था। बिल्कुल, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। जिन्ना ने तो जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह को एक कोरा चेक देकर कह दिया था। कोरा चेक मतलब जो चाहे वो शर्त लिख सकते थे? जी, कि जो मांगना है मांग लो, बस पाकिस्तान में आ जाओ। पटेल ने तुरंत महाराजा को दिल्ली बुलाया और समझाया कि एक हिंदू बहुल रियासत का पाकिस्तान में जाना भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़का देगा। और कहते हैं कि बातचीत इतनी तनावपूर्ण हो गई कि महाराजा ने वीपी मेनन पर पिस्तौल तान दी थी। हाँ, ये किस्सा बहुत मशहूर है। मतलब एक आधिकारिक मीटिंग के बीच में पिस्तौल। जी, लेकिन मेनन ने अपना धैर्य नहीं खोया। पटेल के राजनीतिक दबाव और मेनन के संयम के आगे आखिरकार महाराजा को झुकना पड़ा। तो जोधपुर का मामला तो दबाव से सुलझ गया, लेकिन जूनागढ़ का मामला तो बिल्कुल अलग था। हाँ, जूनागढ़ के नवाब और उनके कुत्ते। मैंने पढ़ा है कि वो कुत्तों की शादियों पर लाखों खर्च करते थे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कुछ शासक अपनी प्रजा से कितने कटे हुए थे। नवाब ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। यहां पटेल की रणनीति देखने लायक थी। सीधी सैन्य कार्रवाई की जगह उन्होंने आर्थिक नाकेबंदी की और आरजी हुकूमत को बढ़ावा दिया। ये आरजी हुकूमत क्या थी? ये असल में जूनागढ़ के ही लोगों की एक समानांतर सरकार थी जिसे भारत ने समर्थन दिया। इससे दुनिया को लगा कि बगावत अंदर से ही हो रही है, भारत हमला नहीं कर रहा। अच्छा। जब हालात बिगड़े तो नवाब अपने पसंदीदा कुत्तों को लेकर कराची भाग गए। कहते हैं अपनी एक बेगम को पीछे भूल गए। बाद में जनमत संग्रह हुआ और 99% लोगों ने भारत को चुना। तो कूटनीति हो गई, जनता का दबाव हो गया, लेकिन सबसे बड़ी सिरदर्दी तो अभी बाकी थी। हैदराबाद। पटेल ने उसे भारत के पेट का कैंसर कहा था। और वो था भी भारत की सबसे अमीर रियासत। हाँ। निजाम आजाद रहना चाहते थे और उनके कट्टरपंथी रजाकारों ने हिंदुओं पर बहुत जुल्म किए। नेहरू अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया से डर रहे थे, लेकिन पटेल का मानना था कि इस कैंसर को सर्जरी से निकालना ही होगा। और वो सर्जरी थी ऑपरेशन पोलो। जी, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने पुलिस कार्रवाई के नाम पर ऑपरेशन शुरू किया। इसे जानबूझकर युद्ध नहीं कहा गया। सिर्फ 108 घंटों के अंदर निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और भारत का नक्शा पूरा हो गया। तो पटेल ने एक ऐसे भारत की नींव रखी जिसे आज हम अस्थिरता का मानते हैं। उनकी तुलना जर्मनी को एक करने वाले बिस्मार्क से होती है, लेकिन लंदन टाइम्स ने लिखा था कि पटेल का काम बिस्मार्क से 10 गुना ज्यादा मुश्किल था। और इसमें एक जरूरी बारीकी है, बिस्मार्क उन लोगों को जोड़ रहे थे जो भाषा और संस्कृति के स्तर पर पहले से ही एक थे।
पटेल सैकड़ों अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं वाली रियासतों को एक राष्ट्र के विचार में पिरो रहे थे, वो भी बिना किसी बड़े गृह युद्ध के। और उनकी दूरदर्शिता सिर्फ भारत को जोड़ने तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी मृत्यु से कुछ ही समय पहले 1950 में उन्होंने नेहरू को एक लंबे पत्र में चीन से होने वाले खतरे के बारे में साफ-साफ चेतावनी दी थी, जिसे उस वक्त नजरअंदाज कर दिया गया। ये हमें आज के लिए एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। पटेल ने भारत के नक्शे को तो जोड़ दिया, लेकिन क्या उनकी वो चेतावनियां आज भी भारत की विदेश नीति और सीमाओं की चुनौतियों को परिभाषित करती हैं?